रिमझिम बारिश शुरू, घने कोहरे से छाया अंधेरा। आइए अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी को एमपी में तमाम बड़े नेताओं के होने के बावजूद जीत हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं। बताया जा रहा है कि आलाकमान मध्य प्रदेश में गुजरात वाला फॉर्मूला अपना सकता है। इसी फॉर्मूले के दम पर बीजेपी ने गुजरात में प्रचंड जीत हासिल की थी। देखें रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में गुजरात फॉर्मूला होगा लागू। गुजरात की बम्पर जीत से बीजेपी का जोश हाई। क्या है बीजेपी का गुजरात फॉर्मूला? जब से बीजेपी ने गुजरात का किला फतेह किया है, तभी से उसके गुजरात फॉर्मूले की हर ओर चर्चा हो रही है। इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी ने राज्य के तमाम बड़े नेताओं के टिकट काट दिए। एमपी में शिवराज सरकार के कई साल हो जाने की वजह से बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। इसलिए बीजेपी एमपी विधानसभा चुनाव में कई नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस बात के संकेत एमपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने दे दिए हैं और गुजरात फॉर्मूले की वकालत की। पी मुरलीधर राव ने कहा, गुजरात की तरह एमपी में भी रिकॉर्ड बहुमत से बीजेपी की जीत होगी। ये तुम्हारे काम से लड़ेगी कि हम अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ करके जीतेंगे। अगली बार सरकार हमारे ऐसे मेजॉरिटी के साथ बनेगी जैसे गुजरात में बना है। फार्मूला तो हमेशा स्थानीय होता है। मध्य प्रदेश की फार्मूला मध्य प्रदेश का है। गुजरात की तरह एमपी में भी बीजेपी टिकट वितरण में गुजरात फॉर्मूला लागू कर सकती है, जिसके तहत कई विधायक और मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के कई विधायकों का मानना है कि गुजरात फॉर्मूला एमपी में लागू करना आसान नहीं है। हर प्रदेश का अलग अलग फॉर्मूला होता है। देखिए, मध्य प्रदेश में बम्पर जीत भी होगी और फॉर्मूला मध्य प्रदेश का ही होगा, क्योंकि हर राज्य के अपने समीकरण होते हैं, हर राज्य की अपनी रणनीति होती है। पर निश्चित तौर पर गुजरात एक आइडल स्टेट है। चाहे आप डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आप विजयश्री की बात करें, उससे निश्चित तौर पर कुछ हम उठाएंगे और कुछ मध्य प्रदेश का जो फॉर्मूला होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के गुजरात फॉर्मूले पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस ने प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठाया। वो कौन सा फॉर्मूला होगा मध्य प्रदेश में, मुरलीधर राव जी बताएं, जो असुरक्षित जो वातावरण है महिलाओं के लिए उसको सुरक्षित कर देगा। वो कौन सा फॉर्मूला लाएगी भारतीय जनता पार्टी, जिससे किसान जो है वो कर्ज मुक्त हो जाएंगे और कमलनाथ जी किसान कर्ज माफी की योजना को वो चालू कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ऐसा कोई फॉर्मूला अब जनता इनका नहीं लेने वाली है। मुख्यमंत्री बदलने का फॉर्मूला लाएं, कैबिनेट बदलने का फॉर्मूला लेकर आए, पूरे विधायकों के टिकट भी काट दें, तब भी जनता इनको नहीं चुनने वाली है। एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का नाम है कमलनाथ। कमलनाथ जी का नाम चल रहा है, कमलनाथ जी की छवि है और कांग्रेस पार्टी का पंजे का निशान है। इसी फॉर्मूले के साथ सत्ता में कांग्रेस लौटेगी। गुजरात और एमपी बीजेपी के लिए किसी घर से कम नहीं है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एमपी विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी एमपी चुनाव हर हाल में जीतकर एक नजीर पेश करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। गोविंद सिंह के बीजेपी और आरएसएस नेताओं की अश्लील सीडी उनके पास होने के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी चुनौती दी है उनको। रिपोर्ट देखें। एमपी में चुनावी साल में हनी ट्रैप का जिन फिर से बाहर आ गया है। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में अश्लील सीडी पर सियासत तेज हो गई है। गोविंद सिंह के बीजेपी और आरएसएस नेताओं को अश्लील सीडी उनके पास होने के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनौती दी है। गोविंद सिंह जी मेरे मित्र हैं। इस उम्र में ऐसी सीडी रखे काहे क्यों, और देखना भी नहीं चाहिए। भजन की उम्र में गजल की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप पे रखिए तो रखे रखे खराब हो जाएगी। दिखा दो, सबको दे दो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपको कह ही चुके हैं, खुलेआम कह चुके हैं, तो आप इसको रखो मत ही, सार्वजनिक कर दो। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बीजेपी और आरएसएस नेताओं की सीडी उनके पास होने के बयान के बाद से सियासत गर्म है।
नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गोविंद सिंह को गंभीरता से बात रखने की नसीहत दी है। मेरा एक अनुरोध है, इस प्रकार की बातें एक जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा करना, ये इसको मैं बहुत खराब मानता हूं। वो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें गंभीरता से बात करनी चाहिए। और ये कोई खेल नहीं है, घर आ जाओ दिखा देंगे, ये कर देंगे। किसी भी सामाजिक संगठन पर, किसी भी व्यक्ति पर चारित्रिक आरोप लगाना ये जिम्मेदार व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। वो प्रबुद्ध व्यक्ति है समाज के, क्योंकि आप इतने बड़े पद पर हैं। कांग्रेस के नेताओं को इस बात को कहना चाहिए, ये इतना हल्कापन और इस प्रकार की राजनीति वो करते होंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। इसलिए मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं और मैं पुनः फिर कहता हूं, अगर आप जिम्मेदार हैं, अगर आपने ऐसा बोला है तो समाज के सामने उन चीजों को लेकर के आइए। इधर वीडी शर्मा के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पलटवार किया और वीडी शर्मा को सीडी देखने घर आने का न्योता दिया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वीडी शर्मा जी ने जो कहा है कि सीडी उजागर करें, मैं किसी का राजनीतिक चरित्र नहीं करता। हमारे मित्रों ने जो सीडी दी थी, मैं सत्य बोलता हूं, सच्चाई है। और अगर वीडी शर्मा को व्यक्तिगत रूप से सीडी देखना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, मेरे निवास पे आएँ, उनको धन्यवाद देंगे, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे और उनको सीडी देखने के लिए पूरी तरह से दिखाऊंगा। और अगर वो ले जाना चाहें तो एक कॉपी ले जा सकते। राजनीति में मैंने स्वयं और अपने परिवार के लिए करीब 30-35 वर्ष में कोई भी राजनीतिक लाभ, पद या किसी प्रकार का नहीं लिया है। अगर वीडी शर्मा जी के ऊपर इस प्रकार एसटीएफ ने जांच की, उससे मेरी भी जांच करा लें। मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद दूंगा और एक एहसानमंद रहूंगा उनका। और उन्होंने चुनौती दी कोर्ट में ले जाने की, तो मैं उनको भी चुनौती देता हूं, निश्चित रूप से वो न्यायालय में ले जाएं। न्यायालय में वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की असली चित्र हैं, सीडियां हैं, वो मैं उनको कोर्ट में प्रस्तुत कर दूंगा। एमपी में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव हैं, इस कारण आरोपों के तीर कुछ ज्यादा तेज हैं। अब चुनाव से पहले प्रदेश में दोबारा हनी ट्रैप का खेल शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सीएम शिवराज ने ऐसी महत्वाकांक्षी योजना का आगाज कर दिया है जिसका कनेक्शन हर परिवार के सपनों और आकांक्षाओं से जुड़ा है। सरकार कहती है कि आवासीय भू अधिकार योजना के जरिए हर गरीब जरूरतमंद को घर बनाने आवासीय जमीन उपलब्ध कराएंगे। मैं ये ऐलान कर रहा हूं, मध्य प्रदेश वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हर परिवार को, अगर एक घर में 10-10 परिवार है, परिवार का मतलब क्या है? टीकमगढ़ के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के गरीबों से कह रहा हूं कि हर गरीब का पक्का मकान बनेगा, कोई घास फूस की झोपड़ियां में नहीं रहेगा। हम काहे के लिए मुख्यमंत्री? मध्य प्रदेश में क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? केवल सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए। चुनावी साल 2023 में सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना का आगाज सीएम शिवराज ने टीकमगढ़ से कर दिया। आवासीय योजना के तहत टीकमगढ़ में ही 10,500 से ज्यादा भूखंड गरीबों को दिए जाएंगे। इसके बाद आवासीय भू अधिकार योजना का फायदा प्रदेश के बाकी जिलों तक पहुंचाएगी सरकार। इधर बीजेपी का दावा कि ये गरीब, निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग का जीवन संवारने की योजना है। आज शिवराज जी ने बहुत बड़ी दैन भू अधिकार पत्र के नाम पर इन नागरिकों को देने का जिम्मा उठाया है। ये अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। वहीं सरकार की महत्वाकांक्षी आवासीय भू अधिकार योजना पर कांग्रेस हमलावर है।
कांग्रेस की माने तो बीजेपी सरकार योजनाओं को लॉन्च करने के बाद जमीन पर नहीं उतार पाती। जो वो है शुद्ध है उसके लिए युद्ध करेंगे। हमने युद्ध स्तर के ऊपर काम किया। किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 9,000 करोड़ का माफ किया, जिसको शिवराज जी ने खुद ने कबूल कर लिया। तो हम देने वाले काम करते हैं, वादों को पूरा करने वाले काम करते हैं। शिवराज जी कोरी घोषणाएं करने का काम करते हैं। जनता ये समझ चुकी है। वैसे चुनावी साल से पहले ही योजनाओं और वादों की लंबी फहरिस्त है, जिनमें बीजेपी सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना, सीएम कन्यादान योजना, संबल योजना और युवा स्वरोजगार योजनाएं शामिल हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से किसान कर्ज माफी का वादा, पुरानी पेंशन बहाली, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली, बेरोजगारी भत्ता देने जैसे वादे प्रमुख हैं। अब ये जनता पर है कि उसे सरकार की योजनाएं ज्यादा पसंद आती हैं या विपक्ष के किए वादे। हालांकि अभी ऐसे वादों और योजनाओं की नई नई सौगातें जनता को मिलती रहेंगी। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में चुनावी साल होने की वजह से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियों के नेता जुट गए हैं। वो अभी से ही अपना इमेज क्रिएट कर रहे हैं, जिससे जनता के बीच उनकी खास पहचान बन सके। और इसके लिए वो भोपाल की हर चौक चौराहों पर अपने कार्यकर्ताओं के जरिए बैनर पोस्टर भी लगवा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच शहर की खूबसूरती का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। देख लीजिए। भोपाल के हर चौक चौराहे पर आजकल बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। एमपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासतदान खुद की ब्रांडिंग शुरू कर दिए हैं। इसके लिए नेता कार्यकर्ताओं का सहारा ले रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि कार्यकर्ताओं का नेताओं के प्रति प्रेम है, जो कि बैनर पोस्टर के जरिए दिखाई दे रहा है। पार्टी ने किसी को बैनर पोस्टर के जरिए इमेज बिल्डिंग करने के निर्देश नहीं है। देखिए, हम देख रहे हैं, पूरे देश भर की बात करें तो हर जगह आपको होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और सब जगह विज्ञापन की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दल के अगर कार्यकर्ताओं की इच्छा है और वो अपना होर्डिंग या बैनर लगा देते हैं तो एक दिन की बात होती है, एक दिन बाद वो हट जाते हैं। उन पर इस तरह की हायतोबा मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है, आपका सवाल सही है कि शहर में लोग कन्फ्यूजन तो होता है, जब चलते हैं तो लोग पढ़ते हैं उसको, और गाड़ी ड्राइव करते समय ज़रूर असुविधा होती होगी। लेकिन ये राजनीतिक होर्डिंग पोस्टर ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। सिर्फ सड़क चौराहे पर ही बैनर पोस्टर नहीं लगे हैं, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तर पर भी बैनर और पोस्टर से पटे पड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस दफ्तर के बाहर नेताओं के जन्मदिन वाले बैनर पोस्टर देखे जा सकते हैं। इसी तरीके के हालात बीजेपी दफ्तर के बाहर भी है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी के मुताबिक पार्टी में नेताओं को जन्मदिन पर बधाई देने वाली बैनर पोस्टर लगाने का कोई निर्देश नहीं है। पार्टी इस तरह की संस्कृति पर विश्वास नहीं करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्पष्ट निर्देश है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, स्वयं उन्होंने इस बार अपना जन्मदिन सादगी से मनाया, हमेशा सादगी से मनाते हैं। तो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर का जो प्रचार प्रसार का तरीका है, भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में नहीं है। और कार्यकर्ताओं से, मित्रों से, नेताओं से हमेशा संगठन का आग्रह रहता है कि सादगी से मनाएं, मित्रवता के साथ। दरअसल एमपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासतदान तैयारियों में जुट गए हैं। होना है यही कारण है कि नेताजी किसी धार्मिक आयोजन या फिर अपने जन्मदिन के बहाने बड़े बड़े बैनर होर्डिंग लगाकर खुद की छवि चमकाने की कोशिश में हैं। लेकिन नेताजी की यह पोस्टर पॉलिटिक्स शहर की खूबसूरती को भी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासत का पारा चढ़ता ही जा रहा है। सत्ता पक्ष आदिवासी आरक्षण को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटा हुआ है। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन चावल घोटाले के आरोपों ने सियासी पारा और भी बढ़ा दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सम्मान अपमान की राजनीति भी शुरू हो गई। देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में आजकल अपमान और सम्मान की राजनीति चरम पर है। प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर शब्द भेदी बाण छोड़ने में पीछे नहीं हैं। इसका नजारा सड़क से लेकर विधानसभा सत्र के दौरान भी देखने को मिल रहा है।
ऐसा ही नजारा छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी दिखा। सत्र की शुरुआत में ही पक्ष विपक्ष के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में गरीबों को चावल वितरण का मुद्दा उठाया गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गरीब कल्याण योजना के तहत चावल वितरण में बड़े घोटाले का आरोप लगाया, जिससे तिलमिलाए खाद्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी के लोगों को हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए अब अंग्रेजी में जवाब दूंगा। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में 27,10,395 टन का आवंटन प्राप्त हुआ। उसमें से 26,40,288 टन का वितरण कर दिया गया। तो इसमें जो भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे थे वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, उसमें कहीं से कोई उसमें धार नहीं है। विपक्ष के आरोप को सत्ता पक्ष के मंत्री शिव डहरिया ने बेबुनियाद बताया है। कानून की जानकारी आपको भी है, लेकिन उन नियम कानूनों का पालन क्यों नहीं करते? किसी के ऊपर अगर आरोप लगाना है, मंत्री के ऊपर हो या सरकार के ऊपर, तो आपको लिखित में जानकारी देना होगा कि हम इस तरह का आरोप लगाने वाले हैं। और आप आकर कहोगे कि यहाँ इस तरह का घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा हुआ, उसका कोई तथ्य है आपके पास? जिस तरह से आप बोल रहे हो, निश्चित रूप से संसदीय परंपरा का अपमान है और ये संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। तब हो गई जब विधानसभा अध्यक्ष के आसंदी पर, उनके चेहरे पर प्रतिपक्ष के 3 जिम्मेदार सदस्य माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय शिवरतन शर्मा जी और माननीय अजय चंद्राकर जी ने पेपर फाड़ करके विधानसभा अध्यक्ष के चेहरे पर मारने की कोशिश की। मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में इतना खराब व्यवहार प्रतिपक्ष का मैंने कभी देखा नहीं। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस नेताओं के अमर्यादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विपक्ष के सारे सदस्यों ने जो विधानसभा की नियमावली है, नियमों के तहत हमने उसको उठाने का प्रयास किया, लेकिन यह पहली बार देखने को आया कि जब विपक्ष के सदस्य किसी मुद्दे को उठाते थे अध्यक्ष के अनुमति से, तो सत्ता पक्ष के मंत्री और सत्ता पक्ष के सदस्य प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण काल में भी उसको बाधित करते थे। अहंकार में नहीं रहना चाहिए, इतने अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। हमने आज यह तय किया है, पूरे विधायक दल ने बैठ करके, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने, कि आने वाले समय में हम विधानसभा के सत्र में जरूर भाग लेंगे, लेकिन विधानसभा के अंदर सरकार के किसी आयोजन में या विधानसभा के किसी अन्य आयोजन में हम भाग नहीं लेंगे। सत्ता पक्ष के रवैये पर बीजेपी विधायक ने सवाल उठाए हैं। अध्यक्ष जी का, माननीय अध्यक्ष जी का तो दृष्टिकोण रहा, ऐसा लग रहा है कि मानसिक रूप से वो तैयार हैं कि बिना विपक्ष के वो विधानसभा चला सकते हैं, लोकतंत्र की हत्या करके। जब छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र ही जिंदा नहीं है और कुचला जा रहा है उसको, विधानसभा के अध्यक्ष की उपस्थिति में विपक्ष की आवाज को यदि दबाई जा रही है और सत्तारूढ़ दल का सहयोग हो रहा है अनुपूरक सूची जारी करके, और हद तो तब हो गई है अब कि राजनीतिक मंच से महामहिम राज्यपाल तक से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई अब सम्मान अपमान पर आ गई है। प्रदेश के प्रमुख दोनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्रिकेट स्टेडियम में सबसे ज्यादा शोर एक ही बात को लेकर होता है और वो है वी वांट सिक्सर। लेकिन संस्कृत में सिक्स को क्या कहते हैं? आप कहेंगे अरे ये क्रिकेट है, संस्कृत की क्लास नहीं है कोई। तो रुकिए और चलिए हमारे साथ भोपाल, जहां हर साल होती है पाठ्य कंदुकम प्रतियोगिता यानी क्रिकेट टूर्नामेंट।
क्रिकेट के कई मुकाबले देखे होंगे, आपने देखा होगा कि किस तरह से लोअर टी शर्ट और प्रॉपर किट पहनकर क्रिकेट का मैच खेला जाता है। लेकिन मैं जो तस्वीर, जो नजारे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिकेटर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, इन्होंने धोती और कुर्ता पहना हुआ है और जो कॉमेंट्री हो रही है वो भी संस्कृत भाषा में हो रही है। दरअसल जो भोपाल के वेद पाठी ब्राह्मण है, और न सिर्फ भोपाल के बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से, शहरों से आए हुए भी जो ब्राह्मण है, उनका ये क्रिकेट टूर्नामेंट भोपाल में चल रहा है। और ये अपने आप में अद्भुत इसलिए है क्योंकि इसका उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, भारतीय संस्कृति को सहेजा जाए और अगली पीढ़ी तक इसे सौंपा जाए। और जी हाँ, भोपाल में क्रिकेट एक नए कलेवर के साथ खेला जा रहा है। जहां कमेंट्री संस्कृत में होती है, तो वहीं मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ी लोअर टी शर्ट की जगह भारतीय पारंपरिक वेशभूषा यानी धोती कुर्ते में नजर आते हैं। यहां क्रिकेट को पाठ्य कंदुकम, सिक्स को शंडकह और विकेट गिरने को स्टोभ पतितः कहा जा रहा है। बता दें कि भोपाल के अंकुर क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट का नाम महर्षि कश्यप है और इसमें प्रदेश भर के वेद पाठी ब्राह्मणों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आयोजकों का कहना है कि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ संस्कृत भाषा के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से इस तरह के क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। अत्र भवनस्ति, अत्र कमेंट्री अपि संस्कृतं वदन्नस्ति अस्माकं छात्राः। बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, जिस तरह से पंडित जी बता रहे थे, आयोजक भी हैं इस पूरे टूर्नामेंट के, कि संस्कृति को सहेजना है और हमारी पारंपरिक वेशभूषा ही धोती और कुर्ता है। और यही वजह है कि इसी वेशभूषा में वो यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं और उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि रोजाना अपने जो नित्य कर्म है, पूजा पाठ का हो या फिर रोजाना के जो कामकाज होते हैं, वो इसी वेशभूषा में करते हैं। और इससे कहीं ना कहीं संस्कृति के प्रति लोगों में एक अलख भी जगाने का काम ये जो आयोजक है वो कर रहे हैं। और इस टूर्नामेंट को महर्षि कप नाम दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं मनाली में विंटर कार्निवल के तीसरे दिन देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों की शानदार प्रस्तुति देखिए।